क्या एक इंडियन रुपी एक यूएस डॉलर के बराबर हो सकता है? अगर हो सकता है तो इसका हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तब दोनों ही करेंसी की वैल्यू सेम हो जाए तो? ये एक बहुत ही बड़ा डिबेट है जो इंडियन रुपीज और यूएस डॉलर पे होता है। ऐसा भी टाइम था जब हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस प्रॉमिस करते थे कि हम एक यूएस डॉलर की वैल्यू 40 रुपए के बराबर कर देंगे। 40 रुपए तो दूर की बात है, आज एक यूएस डॉलर का प्राइस 80 क्रॉस कर चुका है। ये पिछले कुछ सालों की बात नहीं है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से रुपये की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हुआ है और क्या होगा अगर एक रुपये एक डॉलर के बराबर हो जाएगा तो? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। So let's start the video. Do subscribe if you like this video. Equal बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दो करेंसी के बीच में जो कन्वर्जन रेट होता है उसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। मेनली 3 टाइप्स के एक्सचेंज रेट होते हैं: फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड मैनेज एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब है कि सरकार कंट्रोल करती है कि करेंसी का एक्सचेंज रेट और कन्वर्जन रेट क्या होगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब है कि मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है उसके बेसिस पे करेंसी का एक्सचेंज रेट खुद ब खुद बदलते रहता है। तीसरे टाइप का एक्सचेंज रेट है मैनेज एक्सचेंज रेट। कुछ कंट्री क्या करती हैं, कहती हैं कि ठीक है हम अपने करेंसी के वैल्यू को डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चेंज होते रहने देंगे, लेकिन एक लिमिट तक। हम एक लिमिट सेट कर देंगे कि करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करेगी 10% से ज़्यादा। इस चीज़ को मैनेज एक्सचेंज रेट कहते हैं। रियलिटी में बहुत सारे रीजन है कि करेंसी की वैल्यू क्यों फ्लक्चुएट करती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, जो एक देश का जीडीपी है वो कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है देश में, एक देश किस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एक देश का इंपोर्ट कैसा है, एक्सपोर्ट कैसा, इन सारी चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है करेंसी के एक्सचेंज रेट पे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1917 से पहले ज़्यादातर देशों में फिक्स एक्सचेंज रेट यूज हुआ करता था, इंडिया में भी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय वाकई में $1 1 रुपीस के बराबर था। फिर उसके बाद रुपये क्यों इतना डिवैल्यू हो गया? 1950s के अराउंड सरकार ने बहुत सारा पैसा खर्च किया देश के डेवलपमेंट पे, लेकिन इतना पैसा कमाया नहीं और सरकार ने बहुत सारे पैसे लोन भी लिए दूसरे देश से। अब ज़्यादा पैसा था नहीं सरकार के पास उस लोन को वापस करने के लिए, तो सरकार ने रुपये के वैल्यू को डिवैल्यू कर दिया। अब ये कैसे काम करता है? मान लीजिए कि मैं आपसे 100 रुपये का लोन लेता हूँ, सारे खर्च कर देता हूँ और सिर्फ 25 रुपये बचते हैं मेरे पास। अब मैं वापस लोन को कैसे चुकाऊँ? मेरे पास सिर्फ 25 रुपये हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि मैं रुपये की वैल्यू को कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि मैं इंडियन गवर्नमेंट हूँ। मैं और ज़्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर देता हूँ। अगर और ज़्यादा पैसा प्रिंट करूँगा तो पैसे की सप्लाई बढ़ेगी तो करेंसी की वैल्यू नीचे गिरेगी। मैं इस लेवल तक पैसा प्रिंट करता हूँ कि पहले जो 1 रुपये की वैल्यू थी वो अब 10 रुपये के बराबर हो गई। इस हद तक डिवैल्यूएशन हो गई है। जो मेरे पास 25 रुपये है उसकी वैल्यू 250 हो गई है। उस 250 रुपीज़ में से मैं आपके 100 रुपये वापस कर देता हूँ, ये लो अपना लोन वापस। ऐसे काम करती है करेंसी के डिवैल्यूएशन। उसके बाद 1960 से 1970 के बीच बहुत सारे कंट्री में वॉर हुए। एक बार इंडो पाकिस्तान वॉर तो एक बार इंडो चाइना वॉर। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बाकी कंट्री से लोन लेना पड़ा। देश को इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब आती है देश में जब उनको एक कंट्री में पोटेंशियल दिखता है। किसी कंट्री में चीप लेबर और प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, तब जाके एक फॉरेन कंपनी आकर उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है। इसी रीजन की वजह से गवर्नमेंट ने फिर एक बार करेंसी की वैल्यू चेंज कर $1 = 7 रुपीज़ कर दिया। जब एक करेंसी की वैल्यू खुद से गवर्नमेंट सप्लाई बढ़ाकर उसकी वैल्यू कम करती है उसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन। और जब किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। 1973 में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी ऑयल क्राइसिस आई, जिसकी वजह से इंडिया दूसरे कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करता था, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने लगा। इसकी वजह से इंडियन करेंसी की वैल्यू और भी ज़्यादा नीचे गिर गई। इसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन किया गया, जिसकी वजह से इंडिया पे जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस था वो और भी ज़्यादा नीचे गिर गया। इसीलिए 1990 आते आते इंडिया में $1 का प्राइस 17.50 रुपीज़ हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा झटका लगा इंडियन इकोनॉमी को 1991 में। बहुत भारी फिस्कल डेफिसिट देखने को मिला। देश में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई और 1994 में करेंसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे फिक्स कर दिया गया। इसके बाद मार्केट में जो भी डिमांड और सप्लाई की वजह से चेंजेस आते थे उसी हिसाब से रुपये की वैल्यू भी चेंज हुआ करती थी। अब बात करते हैं कि क्या होता अगर आज की भी डेट में 1 रुपये की वैल्यू $1 के बराबर होता तो। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं।
अगर ऐसा होता तो क्या होता? सबसे पहली चीज़, फॉरेन कंट्री में वेकेशंस बनाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल हो जाता। जब भी आप यूरोप या यूएस में वेकेशंस बनाने जाते तो आपको इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। लाखों की जगह हज़ारों में ही आपका बिल आ जाता और आप बहुत ही अच्छे तरह से अपना वेकेशन एंजॉय कर लेते। जो लग्जरी सामान आप बाहर से खरीदते हैं जैसे आईफोन है, आईफोन आपको सिर्फ 1000 में मिल जाता। इतना सस्ता पड़ता आपको आईफोन खरीदना। इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी बहुत कम लगती और देश को दूसरे देश से पेट्रोल खरीदना भी बहुत सस्ता पड़ता। अगर इंडिया से कोई दूसरे कंट्री में स्टडी करने के लिए जाता तो वो भी बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल होता। ये सबसे पॉजिटिव इफेक्ट है इसके। अब मैं बताता हूँ इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स। अगर एक्चुअली में $1 ₹1 के बराबर हो गया तो इंडिया में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी ही नहीं, या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी। क्योंकि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने आती है तो इसलिए इन्वेस्ट करती है क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर मिलता है। इंडिया में लोगों को एम्प्लॉय करना बहुत ही अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। इंडिया में जीडीपी का 60% सर्विस सेक्टर से आता है, और सर्विस सेक्टर है क्या, मेनली आईटी सेक्टर से ये बनता है। जो बाहर की कंपनीज आके इंडिया में अपने ऑफिसेज सेटअप की हुई है और कॉल सेंटर सेटअप की हुई है और बाकी आईटी सेक्टर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। अब इन कंपनीज के लिए इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। जब $1 ₹1 के बराबर होगा तो एम्प्लॉय की सैलरी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और इन कंपनीज को अपना कंपनी शट डाउन करना पड़ जाएगा। कंपनीज देश छोड़कर वापस चली जाएंगी और जितने भी लोगों को आईटी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है उनको अचानक से अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ जाएगा। इससे कंट्री में बहुत ही लार्ज स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा और कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ था 2008 में। बहुत सारे कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली थी जब ग्लोबल रिसेशन आया था। बहुत सारी यूएस कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से इंडिया में भी उन सारी कंपनीज के ऑफिसेज शट डाउन हो गए। इन सिचुएशंस को देख के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, क्या रुपीज को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना देश के लिए बेनिफिशियल है या फिर रुपीज के वैल्यू को और भी ज्यादा डिवैल्यू करना चाहिए, वो बेनिफिट होगा देश के लिए? क्या बेनिफिशियल है कंट्री के लिए कि स्ट्रॉन्ग करेंसी या फिर एक वीक करेंसी? जो कंट्रीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं वो अपने करेंसी की वैल्यू को वीक रखना प्रेफर करती हैं, और जो कंट्री इंपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं वो अपने करेंसी की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग रखना प्रेफर करती हैं। अगर करेंसी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी तो दूसरे कंट्री से सामान परचेज करना कम एक्सपेंसिव होगा। आज की डेट में इंडिया बहुत ही ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करती है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से। अगर रुपीज की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती तो पेट्रोल के लिए प्राइस कम पे करना पड़ता, तो इंडिया को काफी सस्ता पड़ता है ऑयल को इम्पोर्ट करना। तो इंडिया का क्या सिचुएशन है? इंडिया इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री? एक्चुअली में देखा जाए तो इंडिया ओवरऑल इंपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू जितना वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, तो इंडिया को चाहिए कि और भी ज्यादा अपने करेंसी की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करे। दिस इज ऑल अबाउट इफ $1 is equal to $1. If you like this video, do subscribe. Thanks for watching.